हम्म। आज की इस विस्तृत चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो ऐतिहासिक दस्तावेज और सोर्सेज हैं, उनका विषय है क्रॉनिकल्स ऑफ रेजिस्टेंस, ट्राइबल अपराइजिंग्स इन ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत में हुए आदिवासी विद्रोह। ये एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर उतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए। बिल्कुल। अक्सर जब हम इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमारा ध्यान उन बड़े राजनीतिक आंदोलनों या फिर 1857 जैसी क्रांतियों पर ही जाता है। हाँ, लेकिन प्रतिरोध की जो असली और बुनियादी शुरुआत थी वो कहीं और से हुई थी। सही कहा। और आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य, या कह लें हमारा मिशन, यही है कि हम उन लड़ाइयों को गहराई से समझें जो अक्सर इतिहास की किताबों में बस एक छोटे से पैराग्राफ तक सिमट कर रह गई हैं। जबकि असल में वो लड़ाइयाँ जल, जंगल और जमीन को बचाने की सबसे मजबूत लड़ाइयाँ थीं। चलिए इसे खोलकर समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कुछ विद्रोहियों की रैंडम कहानियां नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि कैसे एक पूरे सिस्टम ने आदिवासियों के जीवन को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की थी। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये विद्रोह अचानक किसी एक दिन भड़के हुए दंगे नहीं थे। मतलब इनके पीछे एक लंबी वजह थी। बिल्कुल, ब्रिटिश नीतियां कोई दूर बैठकर लिए गए सामान्य प्रशासनिक निर्णय नहीं थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अलग-अलग हिस्सों में अपना कब्जा जमाना शुरू किया, तो उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू यानी पैसा कमाना था। सिर्फ मुनाफा। हाँ, और इस लालच में उन्होंने सीधे तौर पर आदिवासियों के सदियों पुराने जीवन जीने के तरीके और उनके पूरे इकोसिस्टम में दखल दे दिया। और ये दखल बहुत भारी पड़ा, क्योंकि एक ऐसा समुदाय जिसका जंगल और जमीन से सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक रिश्ता है। जब आप उस पर सीधा प्रहार करेंगे तो एक लंबा और हिंसक प्रतिरोध होना बिल्कुल स्वाभाविक है। यही बात इस पूरी चर्चा की बुनियाद है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं, अगर हम उनमें दर्ज इन सभी आदिवासी आंदोलनों के मूल कारणों का पैटर्न देखें तो कहानी बहुत साफ नजर आती है। हाँ, पैटर्न बहुत स्पष्ट है। ये सिर्फ अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच की सीधी लड़ाई नहीं थी। मतलब यहाँ एक पूरा नेक्सस या कहें कि एक गठजोड़ काम कर रहा था। जी, जरा सोचिए, एक समुदाय जो पीढ़ियों से जंगलों में आजादी से रह रहा है, जिसका जमीन को लेकर अपना एक अलग ही नजरिया है। उनके लिए जमीन कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जिसे बस बाजार में खरीदा या बेचा जा सके। एकदम सही। और अचानक कोई बाहरी सत्ता आकर कहती है कि अब ये जंगल आपका नहीं है बल्कि ब्रिटिश क्राउन का है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि जंगल उनका हो गया, बल्कि ब्रिटिश प्रशासन ने अपने फायदे के लिए एक बहुत ही शोषक ढांचा तैयार किया। बिल्कुल, उन्होंने जमींदारी सिस्टम लागू कर दिया। अब वो जमींदार जो उन जंगलों के लिए बिल्कुल बाहरी थे, जिन्हें आदिवासी दीकू कहते थे, तो जमींदारों ने अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए आदिवासियों पर अत्यधिक लगान थोप दिया। और यही एक बहुत बड़ा कैच था। आदिवासियों की अर्थव्यवस्था कैश यानी नकद पैसों पर नहीं चलती थी। वो तो बार्टर सिस्टम या अपने उगाए अनाज पर निर्भर थे। हाँ, लेकिन अंग्रेजों को टैक्स कैश में ही चाहिए था। ओहो, तो मतलब अगर टैक्स देना है तो कैश चाहिए, और कैश आपके पास है नहीं, तो फिर इंसान क्या करेगा? वो जाएगा महाजन या सूदखोर के पास। और यहीं से एंट्री होती है इस गठजोड़ के तीसरे और सबसे खतरनाक हिस्से की। महाजन? जी, एक आदिवासी किसान जब लगान चुकाने के लिए महाजन से कर्ज लेता था तो वो एक ऐसे जाल में फंस जाता था जहां ब्याज दरें इतनी ज्यादा होती कि वो कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता था। और अंततः महाजन उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता था। बिल्कुल, जो इंसान कल तक उस जमीन का मालिक था वो अपनी ही जमीन पर एक बंधुआ मजदूर बन के रह जाता था। ये ब्रिटिश कानून, जमींदार की जबरदस्ती और महाजन के कर्ज का ऐसा ट्रैप था जिसने आदिवासियों को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा उनके पास कोई शांतिपूर्ण रास्ता बचा ही नहीं था। और इसी चक्रव्यूह का तोड़ने के लिए जो पहली बड़ी आवाज उठी वो था चुआर विद्रोह। दस्तावेज बताते हैं कि ये विद्रोह 1766 से शुरू होकर 1816 तक, यानी लगभग 50 सालों तक चला, जो कि बहुत लंबा समय है। बंगाल और मिदनापुर के इलाकों में। अब 1766 का समय बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि यह बक्सर की लड़ाई के ठीक बाद का समय है, जब अंग्रेजों को बंगाल में टैक्स वसूलने के अधिकार नए नए मिले थे। हाँ, और गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के उस दौर में दुर्जन सिंह के नेतृत्व में चुआर समुदाय ने इस नई और क्रूर टैक्स व्यवस्था के खिलाफ हथियार उठा लिए। चुआर विद्रोह की अहमियत सिर्फ इस बात में नहीं है कि ये पहला बड़ा प्रतिरोध था। इसका इम्पैक्ट देखिए, 50 साल के इस लंबे संघर्ष ने ब्रिटिश प्रशासन को अंदर तक हिला दिया था। क्योंकि ये वो दौर था जब ब्रिटिश एम्पायर दुनिया भर में अपने पैर पसार रहा था। बिल्कुल, लेकिन बंगाल के जंगलों में एक आदिवासी समुदाय ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया
कि उनकी नीतियां जमीन पर काम नहीं कर रही हैं। मतलब इसका प्रभाव इतना जबरदस्त था कि अंततः ब्रिटिश सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। हाँ, उन्हें मजबूरन अपनी लगान नीति में और अपने रेवेन्यू सिस्टम में बदलाव करने पड़े। ये एक बहुत बड़ी बात है कि बिना किसी आधुनिक सेना या तकनीक के सिर्फ अपने हक की लड़ाई ने एक ग्लोबल पावर को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर कर दिया। सही बात है, लेकिन अंग्रेज भी कहाँ रुकने वाले थे। जैसे जैसे उनका साम्राज्य भारत के दूसरे हिस्सों में फैल रहा था, वैसे वैसे ये आग भी फैल रही थी। बिल्कुल, अगर हम बंगाल से थोड़ा पश्चिम की तरफ चलें, महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र में, तो 1818 से 1831 के बीच हमें भील विद्रोह देखने को मिलता है। जिसके प्रमुख नेता सेवाराम थे। हाँ, शिवराम। और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। यहां भी कहानी कुछ वैसी ही थी, अंग्रेजों का बढ़ता प्रशासनिक दखल और जंगलों पर नियंत्रण की कोशिश। लेकिन भील समुदाय का इतिहास और उनका तरीका थोड़ा अलग था। भील पारंपरिक रूप से एक बेहद लड़ाकू और स्वतंत्र जनजाति रहे हैं। और खानदेश का इलाका भी तो बहुत ही ऊबड़-खाबड़ और पहाड़ी है। यही ब्रिटिश सेना की सबसे बड़ी परेशानी थी। वो मैदानी इलाकों में तो आमने सामने की लड़ाई लड़ने में माहिर थे, लेकिन इन जंगलों और पहाड़ियों में भीलों की गुरिल्ला युद्ध नीति के सामने उनकी एक न चली। मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला कहाँ से हो रहा है। बिल्कुल, भीलों को पता था कि कहाँ छिपना है, कब हमला करना है और कैसे वापस जंगलों में गायब हो जाना है। अंग्रेजों की सामान्य सेना और पुलिस व्यवस्था यहाँ पूरी तरह फ्लॉप साबित हो गई। तो फिर अंग्रेजों ने इसे कैसे कंट्रोल किया? क्योंकि 1831 के बाद ये विद्रोह थोड़ा शांत होने लगा था। यही तो इस पूरी घटना की सबसे बड़ी विडंबना है। जब ब्रिटिश सेना भीलों को हरा नहीं पाई, तो उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया। कूटनीति मतलब उन्होंने क्या किया? स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि अंग्रेजों को भीलों को शांत करने के लिए एक अलग ही रास्ता अपनाना पड़ा। उन्होंने विशेष रूप से भील कॉर्प्स यानी एक अलग सैन्य टुकड़ी का गठन किया। अच्छा, मतलब जिन लोगों से आप लड़ रहे हैं, जो आपको हरा रहे हैं, आप उन्हीं को अपनी सेना में नौकरी दे रहे हैं ताकि इलाके में शांति बनी रहे। हाँ, ये साफ तौर पर ब्रिटिश सत्ता की घबराहट और भीलों की ताकत को दिखाता है। क्या बात है। मतलब इफ यू कांट बीट देम हायर देम। ये सच में एक बहुत ही चालाक रणनीति थी। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी, कम से कम देश के दूसरे हिस्सों में तो नहीं। सही कहा। अब हम 1830 के दशक में आते हैं और बात करते हैं कोल विद्रोह की। ये 1831 से 1832 के बीच झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। और इसके नेता थे बुधू भगत। हाँ, और गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग का वो समय था। यहाँ भी वही जमीन पर बाहरी लोगों का कब्जा एक बड़ा मुद्दा था। छोटा नागपुर में कोल और मुंडा जनजातियों की अपनी एक पारंपरिक जमीन व्यवस्था होती थी। वो लोग जमीन को समुदाय की संपत्ति मानते थे, किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं। लेकिन ब्रिटिश सिस्टम ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही खारिज कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने बाहरी जमींदारों यानी दीकुओं को वो जमीनें सौंपनी शुरू कर दी। तो जाहिर है, जब आप किसी के घर में घुसकर किसी अजनबी को उसका मालिक बना देंगे तो आग तो लगेगी ही। हाँ, और कोल जनजाति ने बड़े पैमाने पर बाहरी जमींदारों और महाजनों को निशाना बनाया। हालांकि इसे ब्रिटिश सेना ने बहुत ही बेरहमी से कुचल दिया था। लेकिन इसमें उस इलाके में जो चिंगारी छोड़ी, वो आगे चलकर और भी बड़े रूप में सामने आने वाली थी। बिल्कुल। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इन सारे विद्रोहों को एक साथ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो सभी लड़ाइयाँ सिर्फ जमीन, लगान और टैक्स के लिए ही हुई थी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। हाँ, हमारे स्रोतों में एक विद्रोह ऐसा भी है जिसका कारण थोड़ा अलग और मॉडर्न सा लगता है। मैं बात कर रहा हूँ मेघालय में हुए खासी विद्रोह की, जो 1829 से 1833 तक चला। जिसके नेता तिरुत सिंह थे, और ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ही समय की बात है। सही। अब यहाँ विद्रोह का मुख्य कारण कोई खेती का लगान या जमीन का पट्टा नहीं था। यहाँ बात हो रही थी एक सड़क की, अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण की। और ये सोचना लाजमी है कि आखिर एक सड़क से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। वही तो, एक सड़क से तो विकास होना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है ये समझने के लिए कि बुनियादी ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे साम्राज्यवाद का एक टूल बन सकता है। मतलब सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं थी। बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों को सिलहट को असम से जोड़ने के लिए एक सड़क चाहिए थी जो खासी पहाड़ियों से होकर गुजरनी थी। अंग्रेजों के नजरिए से देखें तो ये व्यापार और सेना के मूवमेंट को तेज करने का एक प्रोजेक्ट था। लेकिन खासी समुदाय और उनके नेता तिरोत सिंह बेवकूफ नहीं थे। हाँ, उन्हें ये बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक सड़क नहीं है। मतलब उन्हें पता था कि अगर सड़क आएगी तो उसके साथ सेना भी आएगी। बिल्कुल।
वो सड़क उनके जंगलों, उनकी संप्रभुता और उनकी निजता में एक सीधा अतिक्रमण थी। वो समझ गए थे कि एक बार ये सड़क बन गई तो इस इलाके में ब्रिटिश नियंत्रण स्थायी हो जाएगा और बाहरी लोगों का आना जाना कभी नहीं रुकेगा। इसीलिए उन्होंने अपनी स्थानीय सत्ता में इस हस्तक्षेप का कड़ा विरोध किया। तिरोध सिंह के नेतृत्व में खासियों ने सालों तक अंग्रेजों को उलझाए रखा। और एक बहुत ही लंबे और थका देने वाले संघर्ष के बाद ही ब्रिटिश सेना इस खासी विद्रोह को दबाने में सफल हो पाई थी। ये दिखाता है कि वो सिर्फ अपने खेतों को नहीं, बल्कि अपनी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी यानी राजनीतिक स्वतंत्रता को भी समझ रहे थे। ये सच में नजरिया बदलने वाली बात है, सड़क को विकास के बजाय कंट्रोल के टूल के रूप में देखना। बिल्कुल। चलिए अब हम इतिहास के उस पन्ने की ओर मुड़ते हैं जो शायद इन दस्तावेजों का सबसे बड़ा, सबसे इंटेंस और प्रभावशाली हिस्सा है। 1855 और 56 का संथाल विद्रोह। हाँ, स्रोतों के अनुसार ये 1857 की क्रांति से ठीक पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा आदिवासी जन विद्रोह था, जो झारखंड और बिहार के संथाल परगना इलाके में हुआ था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का समय था और इसके नेता दो भाई थे, सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू। यहां भी कारण वही, शोषक जमींदार और महाजन थे। लेकिन इस विद्रोह का स्केल इतना बड़ा कैसे हो गया? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब उस जमाने में जब कोई व्हाट्सएप या टेलीग्राम उनके पास नहीं था, उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर लोगों को कैसे इकट्ठा किया? यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो है संथालों का ऑर्गेनाइजेशन और उनका कम्युनिकेशन। उन्होंने अपनी पारंपरिक व्यवस्था का इस्तेमाल किया। पारंपरिक व्यवस्था जैसे? डुगडुगी यानी ढोल बजाकर और साल के पेड़ की टहनियों को एक गांव से दूसरे गांव भेजकर उन्होंने अपना संदेश पहुंचाया। तो टहनी मिलने का मतलब था कि अब समय आ गया है एकजुट होने का। बिल्कुल। और देखते ही देखते लगभग 60,000 संथाल अपने तीर कमान और पारंपरिक हथियारों के साथ इकट्ठे हो गए। 60,000 लोग? ये कोई छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये तो एक पूरी आर्मी थी। हाँ, और उन्होंने कलकत्ता की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। उनके निशाने पर सीधे तौर पर वो महाजन थे जो उनकी जमीनों पर कब्जा किए बैठे थे। उन्होंने महाजनों के बही खाते जला दिए, पुलिस स्टेशनों पर हमले किए। और इसका प्रभाव देखिए, ब्रिटिश प्रशासन पूरी तरह से हिल गया था। उन्हें स्थिति को कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ लगाना पड़ा। हालांकि अंततः आधुनिक तोपों और बंदूकों के सामने तीर कमान हार गए और हजारों संथाल मारे गए। लेकिन इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को यह समझा दिया कि वो इन इलाकों पर अपने आम कानूनों के जरिए राज नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या बदलाव किया? उन्हें मजबूर होकर एक बिल्कुल नया प्रशासनिक जिला संथाल परगना बनाना पड़ा, जिसके कानून अलग थे, जो आदिवासियों के अधिकारों को थोड़ा संरक्षण देते थे। एक पूरे नए जिले का निर्माण करना सिर्फ इसलिए क्योंकि एक समुदाय ने हार मानने से इनकार कर दिया? ये अपने आप में उनके जज्बे की बहुत बड़ी जीत थी। और इसी जज्बे को आगे बढ़ाया एक और महान आंदोलन ने। हम बात कर रहे हैं मुंडा आंदोलन की, जिसे उलगुलान यानी महान हलचल भी कहा जाता है। 1899 से 1900 के दौरान झारखंड में। हाँ, उस समय वाइसराय लॉर्ड कर्जन थे और इसके सर्वमान्य नेता थे बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा के बारे में हम सब ने सुना है, लेकिन उनका आंदोलन सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई नहीं था, है ना? सही कहा। उलगुलान का शाब्दिक अर्थ ही है एक ऐसा महाविद्रोह जो सब कुछ पलट कर रखते। बिरसा मुंडा का विजन बहुत ब्रॉड था। उन्होंने सिर्फ बाहर के दुश्मनों यानी अंग्रेजों, जमींदारों और उनके बनाए कठोर जंगल कानूनों के खिलाफ ही लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उन्होंने अपने समाज को भीतर से भी सुधारने की कोशिश की। उन्होंने मुंडा समुदाय से कहा कि शराब पीना छोड़ो, अंधविश्वासों से दूर रहो और अपनी जमीन पर वापस लौटकर एकजुट हो जाओ। ये एक तरह का सामाजिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण भी था। मतलब वो एक साथ दो मोर्चों पर लड़ रहे थे, समाज के अंदर की बुराइयों से और बाहर ब्रिटिश एम्पायर से। बिल्कुल। और अगर हम ब्रिटिश नीतियों के नजरिए से इस आंदोलन के इम्पैक्ट को देखें तो ये जमीन पर कब्जे के खिलाफ इतना प्रभावशाली था कि इसके कई साल बाद 1908 में ब्रिटिश सरकार को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट पास करना पड़ा। हाँ, अब ये समझना जरूरी है कि ये एक्ट इतना खास क्यों है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब था? आसान शब्दों में कहें तो इस एक्ट ने आदिवासियों की जमीन के चारों तरफ एक कानूनी दीवार खड़ी कर दी। मतलब कोई बाहरी उस जमीन को नहीं ले सकता था। बिल्कुल। इस कानून के तहत ये तय कर दिया गया कि कोई भी गैर आदिवासी या दीकू किसी आदिवासी की जमीन नहीं खरीद सकता। आज के समय में भी अगर हम झारखंड के इतिहास और वर्तमान को देखें
तो ये एक्ट आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा करने वाला एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जाता है। एक साम्राज्यवादी सत्ता को आदिवासियों के पारंपरिक भूमि अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता देनी पड़ी, ये उलगुलान की ही देन है। ये तो सच में पॉलिसी लेवल पर एक बहुत बड़ी जीत थी। अब हम 19वीं सदी को पीछे छोड़ते हैं और 20वीं सदी के एक बड़े संघर्ष की तरफ चलते हैं। साल है 1922 और हम हैं आंध्र प्रदेश में। यहाँ हमें रामपा विद्रोह देखने को मिलता है जो 1924 तक चला। उस वक्त वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे और इसके करिश्माई नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सदी बदल गई थी। देश में गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, लेकिन इन दूर दराज के जंगलों में शोषण का तरीका और प्रतिरोध का तरीका बिल्कुल अलग था। हाँ, यहाँ एक खास तरह की खेती का जिक्र आता है जिसे पोडू कृषि कहते हैं। ये पोडू कृषि क्या था और अंग्रेजों को इससे क्या समस्या थी? पोडू खेती असल में शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम खेती का एक तरीका है। इसमें आदिवासी जंगल के एक छोटे हिस्से को साफ करते हैं, वहाँ कुछ साल खेती करते हैं और फिर उस जमीन को प्राकृतिक रूप से रिकवर होने के लिए छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, ये उनका सदियों से जीवन जीने का तरीका था। लेकिन अंग्रेजों को इससे बहुत बड़ी दिक्कत थी। क्यों? क्या उन्हें पर्यावरण की चिंता होने लगी थी? अरे बिल्कुल नहीं, अंग्रेजों को पर्यावरण से कोई मतलब नहीं था। उनकी दिक्कतें दो थीं। पहली, अंग्रेजों को भारत में रेलवे का जाल बिछाने के लिए बहुत भारी मात्रा में लकड़ी चाहिए थी, तो वो जंगलों को रिजर्व कर रहे थे। और दूसरी दिक्कत ये थी कि जो इंसान आज यहाँ खेती कर रहा है, कल कहीं और चला जाएगा, तो आप उस पर लगान या टैक्स कैसे लगाएंगे? हाँ, टैक्स वसूलने के लिए तो जरूरी है कि किसान एक ही जगह पर टिका रहे। इसीलिए अंग्रेजों ने कठोर जंगल कानून बनाकर पोडू खेती पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। और सिर्फ बैन ही नहीं लगाया, बल्कि हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने आदिवासियों से जबरन मजदूरी यानी फोर्स्ड लेबर भी करवानी शुरू कर दी। जी, उनसे बिना पैसे दिए सड़कें बनवाई जा रही थी। और इसी शोषण के खिलाफ अल्लूरी सीताराम राजू ने आदिवासियों को संगठित किया। उन्होंने मॉडर्न तरीके अपनाए। उन्होंने सीधे पुलिस स्टेशनों पर हमले किए ताकि वहां से बंदूकें और गोला बारूद लूटा जा सके। उन्होंने एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड गोरिल्ला युद्ध लड़ा। ब्रिटिश सरकार को इसे दबाने के लिए भारी पुलिस और सैन्य बल का इस्तेमाल करना पड़ा। और 1924 में जाकर यह आंदोलन शांत हुआ। लेकिन यह दिखाता है कि 20वीं सदी में भी जब बड़े शहरों में राजनीतिक बहसें चल रही थीं, जंगलों में आदिवासियों का अपनी जमीन और इज्जत बचाने का सशस्त्र संघर्ष उसी मजबूती से जारी था। बिल्कुल। तो इस सबका असल मतलब क्या है? हमने 1766 के चुआर विद्रोह से लेके 1924 के रंपा विद्रोह तक का सफर तय किया। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र, मेघालय, झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश तक की कहानियां देखी। अगर हम इन सारे बिखरे हुए पन्नों को, इन अलग अलग कहानियों को एक साथ समेटें तो पूरी तस्वीर क्या बनती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण से कुछ टेक अवे या निष्कर्ष निकालें तो कुछ बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। जैसे कि पहली ये कि भले ही ये विद्रोह अलग अलग समय और अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में हुए, लेकिन उनके केंद्र में एक ही बात थी: जल, जंगल, जमीन और अपने पारंपरिक अधिकारों की रक्षा। और दूसरी बात, तकनीकी रूप से देखा जाए तो ये सभी आंदोलन लोकल थे, उनका दायरा सीमित था, लेकिन उनका निशाना बिल्कुल सटीक था। वो सीधे तौर पर उस शोषक सिस्टम पर वार कर रहे थे जिसे ब्रिटिश सरकार, जमींदारों और महाजनों ने मिलकर बनाया था। सही कहा। और सबसे बड़ी बात, इन्हीं स्थानीय संघर्षों ने ये साबित किया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी जमीनी स्तर पर चुनौती दी जा सकती है। इन्होंने प्रतिरोध की एक ऐसी आग जलाई जिसने आगे चलकर पूरे भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक बहुत ही मजबूत मनोवैज्ञानिक नींव का काम किया। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इस चर्चा को समेटते हुए हम यह कह सकते हैं कि इन आंदोलनों का इतिहास सिर्फ कुछ तारीखों या पुराने हथियारों का इतिहास नहीं है। ये अपनी पहचान और अपने अस्तित्व को बचाने की एक बेहद लंबी और प्रेरणादायक गाथा है। बिल्कुल। आज की हमारी इस चर्चा में हमने उन पन्नों को पलटने की कोशिश की है जो अक्सर मुख्यधारा के इतिहास में बस एक साइड नोट बनकर रह जाते हैं। लेकिन इस गहन विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक विचारणीय सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, अगर इन आदिवासी समुदायों ने इतने दशकों तक, 150 सालों तक लगातार ब्रिटिश सत्ता को स्थानीय स्तर पर चुनौती नहीं दी होती, उनकी सेनाओं को उलझाए नहीं रखा होता और उनके आर्थिक शोषण के पहिए में बार बार रुकावट नहीं डाली होती, तो क्या 20वीं सदी के उस बड़े राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप और उसकी ताकत वैसी ही होती जैसी आज हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं? क्या आज़ादी की नींव इन जंगलों और पहाड़ों में लड़े गए संघर्षों के बिना इतनी मजबूत हो पाती? इस पर जरूर सोचिएगा।
आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ।